पाइथन पाइथन पे डेटा साइंस का जो थोड़ा सा रोड मैप है ना, वो मैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें निकालने के बावजूद भी उसको शॉर्ट नहीं कर सकते आप। वरना आगे चल के कुछ ना कुछ चीज आपकी ऐसी रह जाएगी जो जरूरी होगी। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, वो सारी चीजें जो है वो इंक्लूड की गई हैं आज की जो रोड मैप वर्कशॉप है। दूसरी चीज ये है कि इसको आपको जो है ना बिल्कुल पैटर्न वाइज चलना है इसमें ना। वेब में भी यही था और इस पे भी ये ऐसे ही चलना है। अगर आपको कोई चीज आती है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन नहीं आती तो आप स्किप नहीं करोगे। भले आप उसका थोड़ा सा आइडिया ले लो, उसकी थ्योरी पढ़ लो, उसके कोडिंग में नहीं जाओ, लेकिन स्किप करने का इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। पहली चीज जो एआई के डोमेन में जो मेन चीजें आती है ना, वो आती है आपकी मशीन लर्निंग। ठीक है। डीप लर्निंग, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और डेटा साइंस। डेटा साइंस को देखो इन्होंने एक अलग डोमेन में यहाँ पे फेंका है। क्यों? क्योंकि ये एआई का डोमेन तो है, लेकिन ये बिल्कुल सेपरेट इसको फील्ड भी बना दिया गया है। मास्टर इन डेटा साइंस, इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस और बीएस इन डेटा साइंस, मतलब इसको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। और जब हम एआई के ऊपर मास्टर इंजीनियरिंग या कुछ बात करते हैं ना, तो उसमें हमें ये सारे डोमेन देखने को मिलते हैं। यानी कि इसको दो चीजों में ब्रेक कर दिया गया है, जिसमें अगर एक सब फील्ड को किसी डोमेन में मतलब एक सेपरेटली ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब वो बहुत ही कोई पावरफुल चीज होगी दुनिया की। तभी उसको बिल्कुल अलग कर दिया कि हाँ भाई, ये इसको साथ लेके नहीं चल सकते, इसको सीखना है तो इसको अलग से ही सीखना पड़े। तो हम बात कर रहे हैं अभी डेटा साइंस पे, भी एआई पे नहीं कर रहे, मशीन लर्निंग पे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का जो मॉड्यूल है उसमें पहला मॉड्यूल जो है, मतलब जो आपको अपनी स्टार्ट करना है, वो आपको सबसे पहले इस चीजों को जो लर्न करना शुरू करना है वो करना है। ये मेरी डिस्क्रिप्टिव पीपीटी है, इधर से करा। या तो मॉड्यूल वन में हम क्या देखेंगे भाई? सबसे पहला काम तो आपको ये है कि आपको पाइथन को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है। अच्छा, पाइथन कैसे सीखेंगे आप? मैं आपको एक कोर्स रिकमेंड कर देता हूँ। उससे बेहतर कोर्स एक बिगनर लेवल के लिए पाइथन का कोई भी नहीं है। अपग्रेडेड कोर्स है। कोर्सेरा से आपको ये करना पड़ेगा। विद इन 2 वीक्स आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। इसका नाम है पाइथन फॉर एवरीबडी। ये तो मेरे 8-10 साल के बच्चे भी कर लेते हैं। ये देंगे ये वाला कोर्स। ये करना है आप। ये आपने करना है। इसमें फाइनेंशियल एड पे जाके आपको फॉर्म भरना है, आपको फ्री में ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपके पास। ये कोर्स आप लोगों ने करना है। इसमें बेसिक पाइथन की एक एक चीज अवेलेबल है, चाहे वो पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर हो, वेबसाइट एक्सेस करना हो। सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं है, ये इसके मजीद कोर्स है। मैं ये वाला कोर्स आपको दिखा रहा था, इसकी आउटलाइन। कहाँ गई आउटलाइन? ये रहा। पाइथन के सिंटेक्स हो, बेसिक प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर, मतलब इसमें जो है ना आप सारी चीजें कर लेंगे। इंस्टॉल पाइथन, डिस्क्राइब द बेसिक लैंग्वेज ऑफ पाइथन, वेरिएबल, स्टोर, रिट्रीव, कैलकुलेट इंफॉर्मेशन, यूटिलाइज कोड टूल्स। मतलब समझ लें एक बेसिक पाइथन का आपको इसमें बेहतरीन आपको आ जाएगी बहुत कम टाइम में। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे भाई? आप अभी आपकी पाइथन एडवांस शुरू नहीं हुई है, अभी आपने इसका सिर्फ कोर्स वन किया है। फिर आप इसका कोर्स टू के लिए फाइनेंशियल एड अप्लाई करोगे। फाइनेंशियल एड एक साथ अप्लाई कर देना, क्योंकि ये 10 से 12 दिन में आपको स्कॉलरशिप देता है कोर्सेरा ना। तो एक साथ चारों कोर्सेज की कर देना। फिर पाइथन एक्सेस वेब डेटा, फिर डेटाबेस। ठीक है, ये आपने कर लिया। ये 4 कोर्सेज करने हैं आपको। ठीक है। अच्छा, ये रिट्रीव प्रोसेसिंग विजुअलाइजेशन ये ऑप्शनल है, क्योंकि इसके मॉड्यूल सेपरेट है। शुरू के 4 कोर्स तो आपको करने ही करना है। ठीक है। अच्छा, इन 4 कोर्स में से भी चॉइस दे देता हूँ। पहला कोर्स तो मैंडेटरी है, बाकी करो नहीं करो, बाकी आपके ऊपर है। पहला कोर्स तो करना ही करना है, और इसकी रेटिंग देख सकते हो कितने लोगों ने कर लिया है अब तक। 2 लाख से ऊपर लोगों ने कर लिया है। बाकी कोर्सेज भले कम लोगों ने किए हो, लेकिन पहला कोर्स 2 लाख से ऊपर लोग कर चुके हैं। तो ये आपको करना है बस। ठीक है। इसके बाद जब आप मॉड्यूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको सीखना है कि पाइथन में
लाइब्रेरीज कैसे इंपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो सेकंड आपका काम होगा कि आप ये सीखेंगे कि पाइथन में लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट की जाती है, ठीक है। लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना से आसान मॉड्यूल है, पहला वाला है, ताकि आप लोग भागे नहीं पाए पाइथन से। बस कुछ भी नहीं सीखना, आपको ये सीखना है यूट्यूब से या डॉक्यूमेंटेशन से, हाउ टू इंपोर्ट लाइब्रेरीज इन पाइथन, बस सिंपल। कुछ भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करा के उसको अपने कोड में कैलकुलेटर बना लो, कुछ भी बना लो, सिंपल काम करना है, ताकि आप भागो नहीं पाइथन पे। शुरू में मॉड्यूल तभी आसान रखे जाते हैं ताकि इंटरेस्ट डेवलप। शुरू में बच्चे मुश्किल चीज पढ़ते हैं, इसलिए वो कभी सीखते ही नहीं है पाइथन जिंदगी में, क्योंकि वो शुरू में ही मुश्किल चीजें कर रहे होते हैं। बिल्कुल आसान, पहले पाइथन बेसिक सीखी, फिर जस्ट इंपोर्ट लाइब्रेरी करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इंपोर्ट। उसके बाद इंपोर्ट लाइब्रेरी कर ली, एक कैलकुलेटर बना लिया, एक छोटी सी ऐप बना ली। उसके बाद इंपोर्टिंग डेटा सेट सीखना है, कि नेट पे डेटा ले लिया, गूगल पे डेटा पड़ा हुआ होता है, कंट्रीज के वेदर का, लोगों की सैलरीज का, और बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट का, क्या कहते हैं, स्टेट एजेंसीज का। वो डेटा को सिर्फ इंपोर्ट कराना, कुछ भी नहीं करना है। अभी देखो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पाइथन लर्न करनी है, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज करानी है, इंपोर्ट डेटा सेट करवाना है। जितना सिंपलेस्ट वे में स्टार्ट करो, स्टार्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना है अपना, कि हाँ यार पाइथन सीखनी है, पाइथन सीखनी है। मुश्किल चीज शुरू में बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि 2 से 3 दिन के बाद प्रोग्रामिंग से आपका वो उठ जाता है, ध्यान उठ जाता है। मुझे पता है ना, मैंने 12-13 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हाथ साफ किया था, कुछ भी समझ नहीं आया था, फिर आखिर में 2 को मैं लेके चला था इस तरह से। तो फिर आपने सिर्फ इंपोर्ट कराना है, सही है, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद जब आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। अब आप सीखोगे पाइथन में ऊप्स। अच्छा, ऊप ऊप भी आराम आराम से, ऐसे नहीं डायरेक्ट सब लेके बैठ गए। सबसे पहले आपने एक क्लास पे काम करना है। अच्छा, क्लास क्लास भी आसान सी बनाओगे, बिल्कुल सिंपल सी। देखो, मेरी नजर में जो ऊप्स, मैं सीखता था ना, वो ऐसे सीखता था। मैं एक क्लास बनाता था, और उस क्लास का एक फ्लो चार्ट बनाता था। लेट सपोज एक क्लास है, उसके अंदर जो है मैंने कार्स के मॉडल, ठीक है, कार्स के कलर, और क्या कहते हैं, और कार कार की प्राइस प्राइस पे मैं लेता था डिसीजन उस पे, कि भाई अगर ये प्राइस होगी तो ये वाली कार चूज करूंगा, और ये प्राइस होगी तो ये वाली कार चूज करूंगा। मैं सिर्फ पिक्टोरियल कर रहा हूँ, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इस तरह ऊप सीखता था, मतलब एक सिंपल कार्स के लिए एक क्लास बनाई, उसमें कार्स के कलर फीचर्स, कार्स की प्राइसिंग, और कार्स के क्या डिजाइन, और उसमें एंड में जाके डिसीजन लेता था कि यार इस प्राइस होगी तो ये वाली कार लूंगा, ये प्राइस होगी तो ये वाली कार लूंगा। तो बिल्कुल सिंपल करके आपको मॉड्यूल 1 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू करनी है, ठीक है। इसके बाद आप ये सीखेंगे, 1 मिनट, क्या आ जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, इंपोर्टिंग लाइब्रेरी, इंपोर्टिंग डेटा सेट इधर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो यहाँ पे फिर आपके पास सेकंड चीज आती है, टेकिंग केयर ऑफ मिसिंग डेटा। अच्छा, मिसिंग डेटा क्या होता है? लेट सपोज आपने वेदर का डेटा निकाला, उसमें 12 महीने का डेटा दिया हुआ है, सही है, जनवरी का डेटा ही नहीं है। तो अगर जनवरी का डेटा नहीं है, तो उसको आप लोगों को मिसिंग डेटा को फिलअप कैसे करना है इनसाइड द प्रोग्रामिंग। मुझे पता है जनवरी में डेटा नहीं है, आपको पता है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता होता कि जनवरी के अंदर डेटा ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपने मिसिंग मिसिंग डेटा, समझ लो कि अ, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जो अगले साल फरवरी का जो है वेदर प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। तो मुझे इस साल का पूरे महीने, हर साल वो सारे महीने का डेटा देना पड़ेगा। या समझ लो कि अगले साल वो फरवरी का डेटा प्रिडिक्ट करेगा, मैं पिछले 10 साल का सिर्फ फरवरी का डेटा दे दूँ। मैंने देना शुरू किया 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 में डेटा ही नहीं है मेरे पास, फिर 2016 में, 17 में, 18 में फिर डेटा नहीं है मेरे पास, 19 में, 20 में। तो इन ईयर में जहां पे मिसिंग डेटा आ रहा है ना, उसको फिलअप करना सीखना भी एक पाइथन प्रोग्रामर का काम होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। लोग बच्चे कहते हैं ना एक्यूरेसी नहीं आ रही, एक्यूरेसी नहीं आ रही, इस वजह से नहीं आ रही होती क्योंकि वो मिसिंग डेटा को खेलना ही नहीं सीखते। भाई जहां पे मिसिंग डेटा आता है ना, वहां पे आप उससे प्रीवियस ईयर के डेटा को ले उससे एवरेज निकाल के लेते हो, ताकि फ्यूचरिस्टिक डेटा प्रेडिक्ट करने में आसान हो। उसको छोड़ना नहीं होता, अगर उसको आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो फिर आप फंस सकते हो, ठीक है। तो ये आपको टेकिंग केयर ऑफ मिसिंग डेटा, ये एक पाइथन प्रोग्रामर को आना चाहिए।
उसके बाद कैटेगोरिकल डेटा, कि आप कैटेगरीज बनाओ हर डेटा की। भाई फेब्रवरी में अगर मैं टेम्परेचर प्रिडिक्ट कर रहा था, तो फेब्रवरी में किसी किसी दिन हायर टेम्परेचर होगा कंट्री का, किसी किसी दिन लोअर टेम्परेचर होगा, तो उसको कैटेगरीज में कर दो। भाई 1 से 10 तारीख के दरमियान टेम्परेचर था 22 डिग्री, फिर 10 से 20 के दरमियान टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री, फिर 20 से 30 के दरमियान टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री। तो इसको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी होता है। देखो, डेटा एआई मशीन लर्निंग की तरफ आ रहे हो ना, तो अपना होशो हवास जो है ना, वो शुरू से ही आपको लेके चलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई, क्लासेस सीखेंगे, फिर मिसिंग डेटा को टेक केयर करना है हमें, कि कोई भी डेटा मिस नहीं होना चाहिए। मिस हो रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट बनानी पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते उसको। उसके बाद कैटेगरीज में डिवाइड करना, और कैटेगरीज डिवीजन बहुत जरूरी होता है यार। आप खुद बताओ, मैं अगर बिना कैटेगरी डिफाइन करते हुए, जैसे कि मेरे पास है डेटा, ठीक है, ये मेरे पास डेटा है कुछ कम कुछ ज्यादा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये डेटा और ये डेटा, इसको साथ में कंपैरिजन कराना, इसको सही होगा, या इन दोनों को साथ में कराना सही होगा? लाजमी सी बात है, ये दोनों सिमिलर टाइप के डेटा है, यानी कि इतना ज्यादा इनमें फर्क नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करूं पहले की, यानी कि इस वाले की और इस वाले की, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनमें बहुत फर्क है। तो कैटेगरी डिफाइन करना आपको बहुत जरूरी होता है, सही है। लोअर कैटेगरी, मिड कैटेगरी और अबव कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद जब आप इनकोडिंग कर लेते हो, इनकोड कर लेते हो कैटेगरी कैटेगोरिकल डेटा की, फिर आप करते हो स्प्लिटिंग डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट। अब ये समझो ये क्या होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस समझ लो कि जो एआई के अंदर जो 60% जॉब्स है ना, वो सिर्फ इस पर है। और ये ऐसी चीज है कि ये सबको आती भी नहीं है, मतलब कोई अपने आप को एआई इंजीनियर भी कहेगा ना, वो भी इस जगह फंस जाता है। और इधर बहुत फंसता है। मेरा एफआई भी था ना इस डोमेन में, तो मुझसे मैं लास्ट डे तक मैं लगा रहा था, और लास्ट डे तक मैं फंसा रहा था बकायदा इसमें, और फिर जाके वो कुछ एक्यूरेसी अचीव हुई थी। आइए समझो कि स्प्लिटिंग डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग सेट और इनटू टेस्टिंग सेट। अब देखो होता क्या है, मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ। उस एप्लीकेशन का पर्पस क्या है, वो एप्लीकेशन मुझे आम आवाम को देनी है, बिल्कुल लेमैन भी चला सके उस एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है भाई वो? मैं दुकानदारों को वो एप्लीकेशन दे रहा हूँ, जो व्यापारी बिजनेसमैन लोग हैं, मैं उनको ये एप्लीकेशन दे रहा हूँ। मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि भाई, आप लोग अपने पिछले 10 साल नहीं, आप लोग अपने पिछले 10 साल का डेटा दें मुझे, कि आपकी सेल्स कितनी थी। हमारा एल्गोरिथम आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा कि अगले 5 साल में आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड करेगी। लेट सपोज उसने 10 साल का डेटा दिया, उसकी सेल हुई कुछ 1 करोड़। हमारी कंपनी का डेटा बता के देगा कि भाई आप 2024 में कितनी सेल करोगे, आप अभी आप पहुंचे नहीं हो 24 में। 2025 में कितनी करोगे, जो 2026 में कितनी करोगे, और जो 2027 में कितनी करोगे। और लेट सपोज अगर आप इन ईयर में ये अचीव कर लेते हो, तो हम आपको और मजीद 5 साल का डेटा प्रेडिक्ट करके देंगे, ठीक है। अब ये होता कैसे, ये होता ऐसे है कि भाई, उसने अपना डेटा देना शुरू किया आपको, उसने 2025 का डेटा दे दिया, उसने आपको पिछले 10 साल का डेटा देना शुरू किया, 2012 का। लेट सपोज इतनी सेल हुई, 13, 14, आते आते गए, लॉकडाउन आया 2018 में, सेल गिर गई। मतलब ये ग्राफ ऐसा नहीं होता कि हर साल आप बहुत ज्यादा ही करो, देखो अचानक से एक्टिविटीज आ जाती है। 19 में सेल गिरी, 20 में और गिर गई, लॉकडाउन चल रहा है, सही है। 21 में सेल गिरी, 22 में बूम आ गया, अचानक से सेल बढ़ गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, अपने इन सेट्स को, ये ट्रेनिंग डेटा सेट है क्योंकि ये पास्ट का है, सही है, पास्ट का डेटा सेट है। ये आपने दिया अपने पाइथन अल्गोरिथम को, ठीक है। ये पुराना सारा डेटा, ये आपने दिया अपने पाइथन कर देते हैं, ये आपने दिया पाइथन को, ठीक है, ये सारा डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा सेट की तादाद आप देख रहे हो पिछले 10 साल को। अब जब आप इसको ट्रेन कर लोगे, इसमें कैटेगरीज भी लगी हुई होंगी, इसमें मिसिंग डेटा भी सेट करते करते आ रहे होगे आप। फिर क्या करोगे, इस डेटा से आप प्रिडिक्ट करते हो फ्यूचर का डेटा।
जिसमें आप इसको टेस्ट डेटा देते हो। टेस्ट डेटा क्या देते हैं भाई, ये देखो, जब एक होता है ट्रेनिंग डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट यानी कि पास का डेटा सेट। अब मैं बात कर रहा हूँ टेस्टिंग डेटा सेट। टेस्टिंग डेटा सेट आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में से ही ले सकते हो कोई भी दो कैटेगरी। एक मिनट, इसको हम ले लेते हैं, जैसे कि एक ये वाले ले लिया हमने, 2012 था ना ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। ये आपकी आ गई टेस्टिंग डेटा सेट। अगर आप ट्रेनिंग डेटा सेट को कंपेयर कराओ टेस्टिंग डेटा सेट से, तो ट्रेनिंग में वो बड़ी अच्छी एक्यूरेसी देता है आपको 90%, 95%। टेस्टिंग में आपकी एक्यूरेसी हमेशा आती है 60%, 55%। अगर आप जितने अच्छे से इसको ट्रेन करते हो इधर, और वो टेस्टिंग में अगर आपको 70% भी दे देता है, तो मुबारक हो। अगर आप FIP अपने इस पे बनाना चाह रहे हो AI और डेटा साइंस पे, तो आपका FIP कामयाब है। क्योंकि ये 70% देना भी गनीमत होती है अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से बना। ठीक है, ट्रेनिंग तो आपको वो दे देगा 90%, ट्रेनिंग तो बड़ी आराम से हो ही जाती है। लेकिन ट्रेनिंग में अगर आपने ये चीजों का ख्याल नहीं रखा, कैटेगोरिकल और मिसिंग डेटा सेट, तो टेस्टिंग में आपको मिलती है 30% एक्यूरेसी। मेरी ट्रेनिंग में आती थी 95 और टेस्टिंग में आती थी 40 समथिंग। मैं यही फंसता था, क्योंकि मैं उस वक्त कैटेगरीज में डिफाइन सही से नहीं कर रहा था उसको। जब मैं ट्रेन कर रहा था तो मुझे बड़ा मजा आता था, भाई ट्रेन भी हो रहा है, सब हो रहा है और एक्यूरेसी भी दे रहा है। लेकिन जब मैं उसको एल्गोरिथम पे टेस्ट करूं, लेट सपोज मेरा था फेशियल रिकग्निशन और इमोशन डिटेक्शन था, मतलब फीडबैक, लोगों के फेस को देख के फीडबैक लेना कि यार ये खुश है, ये खाना खाया है इसने रेस्टोरेंट में, खुश है, ये खाना खा के गया, ये खुश था। मतलब जाके फीडबैक नहीं लेना, कैमरा ले रहा होगा फीडबैक। और अगर उसको खाना कोई डिश पसंद नहीं आई, तो रेस्टोरेंट को फीडबैक चले जाए, भैया होटल से ये डिश ही हटा दो, ये लोगों को खा के मजा नहीं आ रहा। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा था मेरे साथ, मैंने ट्रेन किया बड़ा जबरदस्त। अब वहां पे रेस्टोरेंट में उसको चेक करवाया हम लोगों ने, तो वो बिरयानी खा रहा है खुश, लेकिन मेरा एल्गोरिथम बता रहा है बड़ा दुखी है। अब वो हम लोग देख रहे हैं यार, ये तो ट्रेनिंग तो बड़ी अच्छी कराई थी इसकी, लेकिन टेस्टिंग में तो ये मरवा रहा है हमें। उसके बाद जब हमने फिर ये चीजें देखी ना कि हम ट्रेनिंग में हमने इन सब चीजों का ख्याल नहीं किया, मिसिंग डेटा और ये सब, वहां हमें समझ आया कि भाई उस्ताद, ये जो है आप ये नहीं करोगे, आप इस तरह नहीं कर सकते। आप पहले इसको ट्रेन करते हुए सारी चीजें आप सही से रखोगे, उसके बाद टेस्टिंग में जाओगे। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो, तो फिर आप फीचर की स्केलिंग करते हो कि आप किस फीचर को डिफाइन कर रहे हो अपने एल्गोरिथम में। जैसे मेरा था फेशियल रिकग्निशन और इमोशन, तो मेरे फीचर होते थे लिप्स, आईज और चिक्स। बस ये होते थे मेरे फीचर्स। मैं इनकी बेस पर डिटेक्ट करता था कि वो हो रहा है। अब कोई हिजाब वाला आ रहा है तो उसके ऊपर आईज, सिर्फ आईज के एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई कैप पहन के आ रहा है तो उसके लिप्स और चिक्स के एक्सप्रेशन। तो ये आ जाती है आपको फीचर स्केलिंग में कि भाई नॉर्मल वे में तो सही है, कोई हिजाब पहन के आ जाए तो क्या आपका एल्गोरिथम उसके एक्सप्रेशन डिटेक्ट कर लेगा कि वो अंदर से क्या फील कर रहा है। तो फीचर स्केलिंग बहुत जरूरी होती है कि फीचर आप उसको, लेकिन वो बाद में स्केल होता है। पहले आप नॉर्मल कंडीशन में एल्गोरिथम बनाते हो, फिर आगे चल के ये सोचते हो कि हाँ यार, कि अगर ये होगा तो ये करना चाहिए, ये होगा तो ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें जो है ये देखना पड़ता है। तो मॉड्यूल 1 में अगर मैं समअप करूं इसको, तो मॉड्यूल 1 में हमने क्या बोला भाई, सबसे पहले सिर्फ पाइथन सीखेंगे। पाइथन कहाँ से सीखेंगे? कोर्सेरा से। कोर्सेरा में पाइथन फॉर एवरीबडी मशहूर जमाना कोर्स, जो बच्चा बच्चा भी कर लेता है। उसके बाद कुछ भी नहीं करोगे, इंपोर्ट करना सीखोगे लाइब्रेरीज को, फिर इंपोर्ट करना सीखोगे डेटा सेट। सही है, बस ये थोड़ा थोड़ा सा काम करना, ताकि प्रोग्रामिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरेस्ट डेवलप। ये नहीं कि शुरू में ही भाग जाओ मुश्किल चीज करके, पहले आसान चीज से शुरू करते हैं हमेशा। फिर आप शुरू करोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। और वो भी कैसे करोगे, ये सारे स्टेप्स को देखते हुए। पीपीटी शेयर कर लूंगा मैं। अच्छा है, नोट्स भी बना रहे हो तो ताकि समझ आ जाए जी। उसके बाद शुरू होता है मॉड्यूल 2, जो असल में अब आप आए हो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। इसमें आपके पास होती है हर बंदा जब भी मशीन लर्निंग स्टार्ट करता है ना, उसका फर्स्ट स्टेप ही होता है लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद डेटा सेट प्रॉब्लम, उसके बाद मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, उसके बाद पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन, फिर सपोर्ट वेक्टर थ्योरम होता है, फिर डिसीजन ट्री, फिर रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन और फिर मॉडल सिलेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन जो आपने मैथ्स में पढ़ी है ना, एक इंजीनियर बंदा लीनियर रिग्रेशन बड़े आराम से सीख लेता है, एज कंपेयर टू वो लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं होते।
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर आपको आता हो तो आप लीनियर डेटा का आराम से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लोगे बिना किसी हर्डल के। ठीक है, तभी इंजीनियर लोग मशीन लर्निंग को बहुत आसानी से सीख लेते हैं एज कंपेयर टू नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड लोग। जैसे एमबीए वाला सीखने लगता है ना, तो उसको पहले पूरा का पूरा वो पढ़ना पड़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन और सारी चीजें, इंटीग्रेशन वगैरह। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बस ये लीनियर रिग्रेशन का समअप है। अब इसमें होता है क्या है, इसमें होता है ये है कि आपके पास एक डेटा होता है, ये बिखरा हुआ डेटा होता है, एक लीनियर लाइन खींचती है, और ये लाइन देखती है कि इसमें से करीब करीब डेटा कहाँ कहाँ का है। ठीक है, तो इस लाइन की बेस पे, इसलिए इसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, ये प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर का डेटा क्या होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ भी यही सब है। इसको ये मैंने बनाया इसलिए है कि ताकि आप लोग को बाद में दे दूं और आप लोग इसको आराम से देख लो, लेकिन लीनियर रिग्रेशन से आपको शुरू करना है। ये असल चीज है, डेटा सेट प्लस बिजनेस प्रॉब्लम। एमबीए बैंक्स और एमबीए वाले, बैंक्स वाले और एचआर जितने भी हैं वो इन प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं कि हमें कोई किसी ना किसी तरह ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस मिल जाए। सही, ऑटोमेटिक सॉल्यूशन। ठीक है, वो भी किस किस क्यों ऑटोमेटिक सॉल्यूशन, क्योंकि इनके पास जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो इनको प्रोवाइड सॉल्यूशन कौन करेगा, कि एमएल और डेटा साइंस वाला बंदा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट से क्या मुराद, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट ऐसे डेटा सेट को कहते हैं जिसमें जो है आपको बेस पॉइंट नहीं पता हो। मैं अकाउंट बनवाने गया बैंक में, मेरा भी बन गया, सही है, अब मेरी एज इतनी थी, अब मेरी लाजमी सी बात है कि मेरी जो जो पैसे जमा कराने वाली है वो करवाने वाली थी, क्या कहते हैं, आप ये समझ लें कि मैं जितने पैसे बैंक में जमा करा रहा हूँ, अगर मेरी एज के बंदों को वो कंपेयर कराएं तो मैं 95% ज्यादा पैसे जमा करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरी दो फर्म है, यूटेक की फीसेस भी आ रही है, सब जगह से पैसे आ रहे हैं, मेरा सॉफ्टवेयर हाउस में काम चल रहा होता है, फ्रीलांसिंग के आ रहे हैं। लेकिन मेरी एज के बाकी जो लोग हैं उनके पैसे कम बन रहे हैं। अब बैंक ये परेशान है यार, ये तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट है, इस एज ग्रुप में हमारे पास कुछ लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम आ रहा है, तो इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट के लिए वो बुलाते हैं एमएल के बंदे को। एमएल का बंदा आता है, वो बोलता है यार कि मैं आपको हर एज ग्रुप के डेटा प्रोवाइड कर दूंगा। सही है, अब ये कैसे करूंगा, ये मेरा काम है। अब वो पता है क्या करता है होशियारी, वो ये करता है, वो देखता है यार 18 साल का बच्चा इतने पैसे जमा कराता है महीने में, 19 साल का इतने में, 21 साल का इतने में। वो टारगेट करता है 23 से 24 साल वालों को और 25 से 27 वालों को, क्योंकि अमूमन अंडर ग्रेड का बंदा इंजीनियर बन जाता है इन एज ग्रुप्स में। ठीक है, अब ये तो एज ग्रुप हो गया, उसके बाद वो कैटेगरी डिफाइन करता है कि ये बंदे ने जब बैंक में फॉर्म जमा कराया तो इसकी बेस क्या थी, एंटरप्रेन्योर था, स्टूडेंट आईडी पे बैंक अकाउंट बनाया, या इसने इसने आईटी या फ्रीलांसिंग पे अकाउंट बनाया। बस यहाँ पे एमएल और डेटा साइंस वाले बंदे गेम कर लेते हैं, फ्रीलांसिंग वाले अलग, एमएल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अलग। सही है, जो बच्चे बिजनेस साइड पे वो अलग, और जो स्टूडेंट कैटेगरी है अलग। अब बस ये सारे उसने कैटेगरी बना ली इन सारे डेटा की, अब प्रेडिक्ट करवा लो आप। अब जैसे ही बैंक में कोई बच्चा फॉर्म भरने आएगा, उसने फॉर्म पे लिखा फ्रीलांसिंग, वो फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर अकाउंट बना रहा, बैंक को रिपोर्ट मिल जाएगी कि यार हाँ इसकी जो वैल्यू हिट है वो 1-1.5 लाख से ऊपर तो जाएगी महीना। बैंक को आसानी हो गई, बैंक क्या करेगा, उसको ज्यादा प्रमोशन मैसेज भेजेगा। समझे गेम, ये गेम समझो, ये गेम इस तरह चलता है दुनिया में। एमएल और डेटा साइंस वाले बंदे बहुत जीनियस होते हैं, मतलब बहुत हाई लेवल का आईक्यू चल रहा होता है उनका। अब क्या हुआ भाई, एंटरप्रेन्योर वाला बैंक अकाउंट बनाने आया, उससे फॉर्म पे लिखा एंटरप्रेन्योर, बैंक के पास हिट हो गया मैसेज, अबे यार ये बंदा तो ये इनिशियली 1-2 लाख कमाएगा, लेकिन आज से 5 साल के बाद यही 10 लाख कमा रहा होगा, इसको अलग कैटेगरी में डाल। इसके पास अभी शुरू में तो कम नोटिफिकेशन मैसेज जाएंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद इसके पास इन्वेस्टमेंट मैसेज भेजना शुरू करो। ये कौन करके दे रहा है, डेटा साइंस वाले। मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं वो आप लोगों की तरह मैसेजेस नहीं आते हैं एचबीएल वगैरह के, मेरे पास आते हैं इन्वेस्टमेंट, मेरे पास आते हैं डेप ले लो हमसे, मेरे पास आते हैं कि हमें शेयर दे दो अपने पास। मेरे पास इस किस्म के मैसेज आते हैं, आपके पास नहीं आते होंगे ये वाले मैसेज, आपके पास आते होंगे इतना डिडक्ट हो गया एटीएम से, इतना ये हो गया। लेकिन आप अपने पेरेंट्स के, अगर उनके पास सैलरी अकाउंट है, उनके पास और अलग मैसेजेस आते होंगे। ये सारा काम रैंडम मैन्युअली हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आप बात कर रहे हो करोड़ों लोगों की।
अपने दिमाग को बहुत ज्यादा खोलने का जरूरत है आप लोगों को। अगर आप एमएल और डेटा साइंस के डोमेन में आ रहे हो, इतना ज्यादा खोलना है ना। इसमें इतनी प्रॉब्लम्स और इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपकी सोच है, लेकिन काम आना चाहिए। देखो, सीख लोगे ना एमएल, वो तो सीख ही लोगे, लेकिन उसको यूज कैसे करनी है। मैंने आपको जैसे बैंक की मिसाल दी है ना, ये मैंने लोगों से सुना है, बकायदा उठना बैठना हुआ है, वो मुझे बता रहे होते हैं यार देखो बैंक ऐसे गेम करता है एमएल वगैरह के साथ उनको बुला के, और एमएल वाले ऐसे गेम करते हैं, उनको थोड़ी एल्गोरिथम देते हैं। वो बोलते हैं भाई सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगला बंदा जब फॉर्म में कैटेगरी डालेगा, आपको खुद महीने में रिपोर्ट जनरेट होके दे देगा कि अगले 5 साल में क्या कितनी बजटिंग करेगा, 3 साल में कितनी करेगा, 2 साल में कितनी करेगा। तो बिजनेस प्रॉब्लम पे डेटा सेट के साथ खेलना, ये काम सिर्फ एमएल और डेटा साइंस वाला बंदा कर सकता है। आगे चलते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ये वही बात है जो मैंने आपको बताया कि अगर एंटरप्रेन्योर हर साल अकाउंट बना रहा है तो वो लीनियर रिग्रेशन होगा, सिर्फ एंटरप्रेन्योर का ही डेटा होगा। लेकिन बैंक में अकाउंट बिजनेस वालों से भी पैसा बन रहा है, यंग जनरेशन में एंटरप्रेन्योर से भी बन रहा है, फ्रीलांसिंग से भी बन रहा है, तो इधर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, इधर मल्टीपल लाइंस आपको बनानी पड़ेगी। तो इस तरह का ग्राफ बनता है, ये देखो। मल्टीपल और पॉलिनोमियल तकरीबन तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि दोनों में जो है ना मल्टीपल डेटा वो आपके पास आ रहा होता है। तो ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सेम नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप इससे कर सकते हैं। मल्टीपल में ऐसा होता है कि एक लाइन नहीं बन रही होती, मल्टीपल रिग्रेशन परफॉर्म हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, इस तरह से काम हो रहा होता है मल्टीपल में। पॉलिनोमियल में क्या हो रहा होता है, पॉलिनोमियल में ये हो रहा होता है कि यार जब डेटा बहुत ज्यादा खिंचपिच हो जाए। अबे यार एंटरप्रेन्योर ने बैंक में अकाउंट बनवाया और फ्रीलांसर ने बनवाया, सही है, और हो क्या रहा है, 2-4 महीने हो गए, पैसे ही नहीं आ रहे यार दोनों के पास, जबकि कैटेगरी तो इसकी डेटा साइंटिस्ट ने ये डिफाइन करके किया था कि फ्रीलांसर वाला जो है हर महीने 2-3 लाख कमाता है और डेटा साइंस वाला इतना कमाता है, नहीं आ रहा। उसके बाद हमारा साथ देता है इस एल्गोरिथम पे जो डेटा साइंस एमएल वाला बंदा होता है, वो इसमें लगाता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन, जिसमें लाइन अपनी मर्जी से बनती है। अब लाजमी सी बात है, स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ पे बनाता, मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगाता, स्ट्रेट लाइन इधर बनाता, तो ये वाला डेटा तो मिस हो जाता, फिर ये वाला भी हो जाता, फिर ये नीचे का भी होने के चांसेस थे, तो ये तो डेटा ही मिस कर दिया इसने। जब डेटा मिस हो गया तो काम ही नहीं बनेगा। तो इधर फिर वो लगाते हैं कि हाँ भाई अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी आ जाए, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हो वो नहीं आ रहा हो, तो आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी लगा सकते हो। तो वहां पे वो आपको साइड बाय साइड रिजल्ट भी देना शुरू करेगा कि यार अभी अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे तो इसकी वजह ये हो सकती है, आप होल्ड करो एक और महीना, होल्ड करो एक और महीना, 2 महीने, 3 महीने, चौथे महीने बूम आ गया अचानक, बैंक वाले खुश यार, हाँ यार ये बंदा काम का निकला है, ये प्रिडिक्ट कर रहा था साइड बाय साइड, और एकदम इस बंदे जिसको इसने प्रिडिक्ट किया था उसकी सैलरी एकदम इंक्रीज हो गई। फिर आपका ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन आपको बचाता है। मल्टी मल्टी लिनियर व्हेन अ रिजल्ट डिपेंड ऑन मल्टीपल वेरिएबल, व्हेन पॉलिनोमियल वेरिएबल हायर। हाँ अच्छा, इसकी जो जनरल डेफिनेशन है वो बड़ी अच्छी बताई है फैजान ने, जो बिल्कुल, मैं तो जनरल डेफिनेशंस में नहीं जा रहा क्योंकि आप लोग अभी न्यूली बिगनर्स हैं, लेकिन इसकी असल डेफिनेशन फैजान ने आपको चैट में दी है, ये प्रोफेशनल डेफिनेशन है, मतलब ये बिल्कुल ऐसी है जो अगर मैं बोलता तो आपको समझ नहीं आती, लेकिन अब आप समझ लोगे। तो मल्टीपल ये होता है व्हेन रिजल्ट डिपेंड ऑन मल्टी वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल कंडीशंस आ गई। और पॉलिनोमियल ये होता है व्हेन द वेरिएबल पॉलिनोमियल ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है। तो आपने अगर मैथ्स पढ़ी हो तो पॉलिनोमियल ऑर्डर होता है एक्स की पावर 2, 3, 4, 5, मतलब और हाईएस्ट पावर से शुरू होता है, हाईएस्ट लोअर पावर, ठीक है। तो मैं बिल्कुल अभी ले मैन की तरह आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ जाए। प्रोफेशनली मैं करवाऊंगा, आप भाग जाओगे, आप सीखना ही शुरू नहीं करोगे अब आया था सपोर्ट वेक्टर सुपरवाइज मशीन लर्निंग पे, ठीक है। इसमें होता है एक सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग को ये समझो कि सुपरवाइज लर्निंग के लिए आपको लीनियर रिग्रेशन आनी चाहिए। सुपरवाइज लर्निंग होती क्या है? सुपरवाइज लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है जिसमें आपको कैटेगरीज वगैरह सामान पहले से ही बता दिया जाए कि भाई उनैस साहब मुझे अपने लिए एक प्रिडिक्टेबल एप्लीकेशन बनवानी है, जिसमें ये मेरा डेटा है, ठीक है। और उस डेटा में ये है कि मेरे पास इतने एज ग्रुप के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, ठीक है, उनका मेंटल लेवल ये है,
और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनमें से कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो आगे चल के कामयाब होंगे। ठीक है, तो डेटा मुझे उन्होंने प्रोवाइड किया जिनके पास मैं एप्लीकेशन बनाने गया। तो ये सुपरवाइज लर्निंग होती है, इसमें आपको डेटा पहले से ही मिल जाता है। ये देखें, इसमें लिखा हुआ भी है कि, एक मिनट मैं एनोटेट कर देता हूँ, कि आपको डेटा की क्लासिफिकेशन और पहले से ही ये सारी चीजें दे दी जाती है। ठीक है, फिर आप इस पे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन वगैरह लगा दो। ठीक है, इसमें क्या होता है, बस सुपरवाइज लर्निंग में आपको समझ लो पहले से कैटेगरी भी दे दी जाती है, डेटा भी दे दिया जाता है, और क्लासिफिकेशन आप इजीली कर लेते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं, अनसुपरवाइज लर्निंग नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें अनसुपरवाइज लर्निंग नहीं है। अच्छा, अब अनसुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन समझ लो। अनसुपरवाइज लर्निंग ऐसी लर्निंग को कहते हैं जिसमें डेटा आपको नहीं पता। अब आप दुनिया की ऐसी प्रॉब्लम निकालो जिसमें डेटा पता ही नहीं है, रैंडम डेटा आ रहा है। तो उसमें जो है रैंडम डेटा में सबसे खतरनाक डेटा जो है वो हमारे पास वेदर का है। वेदर के डेटा में होता क्या है कि सैटेलाइट से तो सारी उम्र से चल ही रहा है, लेकिन जब एआई और एमएल लगाना शुरू हो गए लोग, तो उन्होंने सैटेलाइट डेटा को रिप्लेस करके अनसुपरवाइज लर्निंग में कर दिया, जिसकी वजह से चाइना ने देखा आपको कि उन्होंने अपना आर्टिफिशियल सन बना लिया। कैसे किया भाई? एक ऐसा डेटा को यूज करके जो अनसुपरवाइज है, जिसका आपको कुछ भी नहीं पता कैसे आ रहा है, उसको ट्रेन कराते रहे। और ये अभी से नहीं कर रहे थे, वो 10-15 साल से कर रहे थे। तो उन्होंने आर्टिफिशियल सन बना लिया जिस जो नॉर्मल सन से भी पावरफुल है। तो अनसुपरवाइज डेटा में आपके पास बाउंड्रीज नहीं होती और आपको नहीं पता होता डेटा कहाँ से आ रहा है, उसकी कितनी क्लासिफिकेशन होगी। उस पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो और एक्सपेरिमेंट करने के बाद एंड में आपको क्लासिफिकेशन बनानी पड़ती है। इसके बाद आपके पास होती है डिसीजन ट्री। एक मिनट, डिसीजन ट्री एक इजी होता है, सीखने में इजी होता है। और उसमें जो है आप समझ लो कि इस तरह से काम होता है कि सिर्फ दो डिसीजन बनते हैं। दो मल्टीपल भी बन जाते हैं, लेकिन मेन दो होते हैं, या तो होगा या नहीं होगा। डिसीजन ट्री समझ लो बिल्कुल बाइनरी की तरह काम करता है, 0 या 1। ठीक है, तो डिसीजन ट्री में क्या होता है कि भाई मैंने ये डिसीजन ट्री वाले यूज होते हैं ज्यादातर शॉपिंग मॉल्स वगैरह में। ठीक है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में कैसे होते हैं भाई? शॉपिंग मॉल्स में ऐसे होते हैं कि जब आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो जाने से पहले वो आपका नंबर नोट कर लेते हैं। सही है, अब ये होशियारी क्यों करता है वो, अब सुनो। होता क्या है कि आप बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे, आपने शॉपिंग की, जैसे ही आप जाते हो काउंटर पे क्रेडिट कार्ड लगाने, वो बंदा आपसे नंबर ले लेता है। उनके यहाँ टारगेट सेट हुआ होता है कि अगर कोई बंदा 10,000 से ऊपर शॉपिंग करे, उस साले का नंबर ले लो। क्यों ले लो भाई? क्योंकि जब वो 10,000 से ऊपर की शॉपिंग कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी होगी कि वो और ज्यादा की शॉपिंग करे। अच्छा, 10,000 से कम की नहीं, उसको इग्नोर करो, क्योंकि वो एक ही शर्ट लेने आया था, वो दो शर्ट लेने आया था। अच्छा भाई, आपने काउंटर पे गए, आपने क्रेडिट कार्ड लगाया, उसने बोला मैम आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दें, आपने टक टक करके डाला। एक हफ्ते के बाद समर डील आई, आपको मैसेज मार दिया उसने कि भाई जो कपड़े आपने 20,000 रुपए के लिए थे, वो आपको 20% ऑफ पे 18,000 में, 16,000 में, 15,000 में हम आपको देने को तैयार है। आप भागे चले गए। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डेटा से खेल रहे हैं, वो मैनुअली खेल रहे हैं। पाइथन से आप इसको ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो आप ये देखो कि सारी दुनिया जो है ना, आप सोचते नहीं है ना, असल में आप जाते हैं फटाफट नंबर दे देते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि आपके पास नोटिफिकेशन आ रही है। आप वो आपके ब्रेन से खेल रहे हैं, उनको पता है यार ये बंदे को मैं कैसे घेर सकता हूँ। अब आप अज्यूम करिएगा, जब भी बड़े बड़े मॉल्स में जाएं, आप ये देखिएगा कि आप कितने की शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग करने के बाद जब आपके बाबा मामा क्रेडिट कार्ड लगाए वहां पे, तो आप ये नोटिस करिएगा वो बंदा आपसे नंबर मांगेगा। और कभी आप बहुत कम पैसों की शॉपिंग करिएगा, सिर्फ एक गॉगल्स ले लिएगा 500-600 रुपए का, और ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हो जाइएगा, वो आपसे कभी भी नंबर नहीं मांगे। वो डेटा है भाई, हर चीज डेटा है। डेटा है तो सब है। तो डिसीजन ट्री ऐसे ही होती है, कैटेगरीज पे डिफाइन होती है कि आपको कब कौन सा डिसीजन लेना है, और डिसीजन ट्रू फॉल्स पे ही लिया जाता है। इससे ऊपर होगा तो ट्रू, इससे नीचे होगा तो फॉल्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन होती है, जो सुपरवाइज लर्निंग ही है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है रैंडम फॉरेस्ट आप लोग खुद पढ़िएगा, बड़ा आसान सा है। मैंने पिछली जितनी बातें कही है ना उसी के हिसाब से असल आया था मॉडल सिलेक्शन पे। ठीक है, अब आपने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, आपको लीनियर रिग्रेशन भी आती है, आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी आती है, आपको
डिसीजन ट्री भी आता है। बंदा आपके पास प्रॉब्लम लेके आएगा, आप कैसे डिफाइन करोगे कि इसमें मुझे क्या लगाना है? कोई बताएगा मुझे आप में से? मैं आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आया, आप कैसे डिफाइन करोगे कि यार मुझे इसमें ये लगाना है? कौन बताएगा इसमें? कोई है यहाँ पे? एक एक्टिविटी कर लेते हैं, मैं आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आता हूँ, आप लोग बताना इसमें कौन सी ट्री लगेगी, ठीक है? चले, मैं एक्टिविटी ला रहा हूँ। तो जनाब मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, जिसमें जब कोई मेरी कंपनी के फर्म में एंटर हो तो मैं उसकी हाइट देख के उसकी एज बता दूं। बताओ कौन सा एल्गोरिथम लगेगा इसमें? मल्टीलीनियर। फैजान, रिग्रेशन का कौन सा मॉडल? और कोई देते जाओ, देते जाओ। तुम लोग तो बड़े तेज हो गए यार। तो जनाब लीनियर वाले सही है, एक और एक्टिविटी करते हैं, क्वेश्चन 2। लीनियर वाले सब सही है माशाल्लाह, बेहतरीन। मैं आपके पास आया, अब दूसरी एप्लीकेशन बनवाना है, मैं आपके पास आया एप्लीकेशन बनवाने। मैं गेट से एंटर हुआ, मैं चाहता हूँ कि भाई जब भी कोई मेरे फर्म के अंदर आए, नहीं इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं, जब भी कोई मेरी फर्म में प्रोडक्ट परचेज करे, लेट सपोज लैपटॉप परचेज कर रहा है, ठीक है, तो मुझे ये बताना है आपने अगले 10 साल में कि मेरे प्रोडक्ट में एचपी वाले लैपटॉप कितनी बार सेल होंगे और डेल वाले लैपटॉप कितनी बार सेल होंगे। बात समझ आ गई है तुम लोगों को? तेज हो गए हो तुम लोग। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ज्यादा बेहतर है इस काम के लिए, लेकिन पॉलिनोमियल भी चलेगा, पॉलिनोमियल भी चलेगा, दोनों चलेंगे, ठीक है, दोनों चलेंगे, दोनों एक्सेप्टेबल है। एक आखिरी सवाल करते हैं आप लोगों से, ये सवाल का जवाब उन लोगों को पता होगा। चलो जनाब, मैं एक यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ और हर साल बच्चों के रिजल्ट आते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी और मेरी साइड में कंपनी भी चल रही है, सही है, मैं यूनिवर्सिटी में जॉब भी करता हूँ और मेरे पास बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, और साइड में मेरी एक कंपनी भी चल रही है। उस कंपनी के लिए मैं ये चाहता हूं कि उन रिजल्ट में से सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके दिया जाए 3.2 जीपीए से 3.5 जीपीए तक, और 3.5 से 4 जीपीए तक के बच्चे, इसके अलावा और कोई नहीं। हाँ भाई। वाह भाई वाह, यार तुम लोग तो सारे चीते निकले भाई, गुड। तो क्लासिफिकेशन एंड डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री क्या भाई, जैसे जीपीए 3.5 से अबव जाए वो बच्चा उस कैटेगोरिकल डेटा में चले जाए जिसकी उसने डिमांड की थी, और 3.5 से नीचे हो उस कैटेगरी के अंदर चले जाए जिसकी उसने डिमांड की थी, लेकिन अलग अलग फाइल्स में, मतलब एक फाइल में अबव 3.5, एक फाइल में बिलो 3.5। तेज हो गए हो तुम लोग, गुड। ये चीज ऐसे करोगे तो फिर सीख ही जाओगे, ये इंटरेस्ट डेवलप करना बड़ा जरूरी होता है। तो ये हुआ हमारा मॉड्यूल 2। अच्छा अब मैं आपको बता दूं, मॉड्यूल 1 सीखने में आपको टू टू वीक्स लगेंगे, अगर आप दिन के 3 घंटे देते हो मॉड्यूल 1 को। मॉड्यूल 2 आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, मॉड्यूल 2 आपका लेगा 2 ही वीक्स, लेकिन जहां पे आप मॉड्यूल 1 को 3 घंटा दे रहे थे ना, इस मॉड्यूल को आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे। और इसको आप डिवाइड कैसे करोगे? सुबह सुबह आपने दे दिए 2 घंटे, ठीक है, इवनिंग में 2 घंटे, और रात में 2 घंटे अगर नहीं भी दे रहे तो 1 घंटे में दिन भर का रिवीजन के क्या क्या पड़ा था। तो आप 2 वीक्स के अंदर मॉड्यूल 2 कर लोगे। अदरवाइज अगर स्लो पेस में करना है, 2 ही घंटे देने हैं दिन में, तो आपको मॉड्यूल 2 करने में 4 वीक्स लगेंगे, एटलीस्ट 4 वीक्स, ठीक है। मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 3 समझ लो
एनईडी पूरा डिप्लोमा कराती है इस पे मॉड्यूल 3 पे। जितने भी अब बाहर की यूनिवर्सिटी की भी एआई इंजीनियरिंग इसी मॉड्यूल 3 पे, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 पे। इतना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ये, मतलब इतना हाई लेवल चीज है ये कि इसको सीखने के बाद एफआईपी क्या, आप दुनिया फतह कर लो। लेकिन मॉड्यूल 3 तक आते आते बच्चे थक जाते हैं, मॉड्यूल 2 ही नहीं हो रहा होता उनसे। तो मॉड्यूल 3 तक बहुत कम बच्चों से मैंने सुना है कि वो इन टॉपिक्स पे उनको काम आता हो, बहुत कम ना। उसको नेव ये नेव बायस थ्योरम आता होगा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं उसको पता, एक्यूरेसी पैराडॉक्स उसको नहीं पता। तो बहुत माइनर समझ लो, एनईडी से मैं ये कहूंगा 1% बच्चे जा पाते हैं मॉड्यूल 3 तक, जिनको ये सारी चीजें आती है 1%। बहुत नामुमकिन सी बात है कि किसी के मुंह से सुन लियो, लेकिन आप लोग कर लोगे। आप लोग अगर मॉड्यूल वाइज फॉलो करोगे आप इधर आ जाओगे। तो ये बेसिकली हमारा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है। इसमें जो है ना लॉजिस्टिक रेग्रेशन होती है। कोई मुझे बताएगा लॉजिस्टिक रेग्रेशन किसको कहते हैं? लॉजिस्टिक से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो या पढ़ के बताने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा यूज होता है कि आप चलते फिरते आपके मोबाइल फोन में आप उनकी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलता, इतना यूज होता है। सही है। देखो लॉजिस्टिक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ना बहुत ज्यादा बल्कि प्रॉब्लम पे और फर्म के लिए, कंपनीज के लिए काम कर रहा होता है। और रिग्रेशन तो है ही है, रिग्रेशन मॉडल तो है, प्रिडिक्शन तो करनी है इसमें। तो होता क्या है कि जब कंपनीज अपने पास हायरिंग कर रही होती है बड़ी बड़ी, मैं फेसबुक वगैरह की बात कर रहा हूँ। लेट सपोज फेसबुक हायर कर रहा है लोगों को, और जब वो ऐड डालेगा तो यार 10-15 लोग थोड़ी अप्लाई करेंगे, 20 भी नहीं करेंगे, 20 लाख भी नहीं करेंगे, करोड़ों में ईमेल आती है लोगों के पास, क्योंकि फेसबुक तो वर्ल्ड वाइड करता है। ठीक है। फेसबुक जो है जब जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन वो करेगा, लॉन्च करेगा, तो वो तो करोड़ों में उसके पास रिस्पॉन्स आएंगे ना। तो उन करोड़ों बल्कि रिस्पॉन्सेस में से ये पता करना कि इन ईमेल्स में से स्पैम और नॉट स्पैम, वो बहुत मुश्किल काम है मैनुअल बंदे के लिए करना। भाई मैंने ये हफ्ता फैजान को बैठा दिया, मैंने कहा भाई चलो ये फेसबुक से रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, अब 1 करोड़ ईमेल कर लेंगे ये? कभी भी नहीं कर पाएंगे। 1 करोड़, 1 करोड़ से कम तो रिस्पॉन्स नहीं आता होगा, लाजमी सी बात है यार, फेसबुक है वो। गूगल की इंटर्नशिप पे नहीं आते 2-3 करोड़, तो वही रिस्पॉन्स ले लेते हैं। तो ये तो इतना बड़ा डेटा है। तो इसके लिए काम आती है आपके पास ये लॉजिस्टिक रेग्रेशन। आप उनको ऐसा सॉफ्टवेयर डिफाइन करके देते हो जो उनमें से क्लासिफाई करता है यार, ये बंदे की ईमेल की शुरुआत अगर इस तरह की होगी, ये साला फ्रॉड है, स्पैम है। इस बंदे का सब्जेक्ट ऐसा होगा, ये ऑथेंटिक बंदा है, इसको डालो आप ऑथेंटिक एडमिशन में, या ऑथेंटिक इंटर्नशिप अप्लाई में, या ऑथेंटिक जॉब अप्लाई में। तो ये जो है ना, ये होता 0 और 1 के दरमियान है। वेरी गुड फैजान। होता 0 और 1 में, यानी स्पैम होगा ईमेल, नॉट स्पैम होगा, फ्रॉड होगा, नॉट फ्रॉड होगा। हत्ता के मेडिकल साइंसेस के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन सबसे ज्यादा यूज होने लगा है। क्यों? क्योंकि ये आराम से बता देता है एक्सरे की रिपोर्ट देख के या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के कि इस बंदे को कैंसर है कि नहीं है। मैनुअली डॉक्टर कितना चेक कर लेगा एक दिन में? मुझे आप बताओ ना, मैनुअली डॉक्टर सुबह 8 से 6 तक कितने कर लेगा? 100 रिपोर्ट, 200 रिपोर्ट? ये मैं ज्यादा बता रहा हूँ, बहुत 50-60 से भी नहीं हो पाता एक रिपोर्ट को एग्जामाइन करने में। एक डॉक्टर को 20 से 25 मिनट लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात होती है कैंसर और नॉट कैंसर या इस तरह की बीमारियों की, जो कि फौरन से आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपने एआई पे प्रीवियस प्रीवियस डेटा को लेके ट्रेन अल्गोरिथम बहुत एक्सपर्ट लेवल पे बना दिया, सेकंडों में बता रहा होगा इस बंदे को कैंसर है कि नहीं है, इस बंदे को ये बीमारी है कि नहीं है। जो डॉक्टर दिन में 50-60 रिपोर्टों का काम करता है ना, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन 50-60 करोड़ पे कर लेता है काम। इसलिए लोग जो है वो इसकी तरफ जा रहे हैं। लाजमी सी बात है, जितना ज्यादा डेटा बढ़ेगा उसके हिसाब से उतनी बड़ी मशीन्स भी चाहिए हो। तो फेसबुक तो कर सकता है क्योंकि उनके पास तो अपने अपने क्लाउड सर्वर है। हाँ, हम मैं और आप अगर इसको सीखने के लिए करें तो वी विल प्ले विथ 50K 60K डेटा, बस इससे ज्यादा नहीं, 50-60 हजार बस, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हमारे पास अपने इतने अच्छे, इतने तगड़े लैपटॉप्स नहीं है हमारे पास। समझ आ रही है बात?
अगर हमारे पास इतने तगड़े लैपटॉप्स होते तो हम लाखों से ऊपर का डेटा ट्रेन करके टेस्ट करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ये सीख रहे होंगे तो आप माइनर डेटा से लोगे, और माइनर डेटा भी इतना माइनर होना चाहिए, 20-25 हज़ार तो खेलना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो चलेगा, इससे कम नहीं। अच्छा, चैट्स में कुछ आया है 0 और 1 के बीच, जैसे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन एप्स में, हाँ बिल्कुल, ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन एप्स में बता दिया जाता है कि वहां पे आपके पास ब्रेन ट्यूमर होगा कि नहीं होगा, वो आपसे बोलेगा कि भाई पिक्चर इंसर्ट करो, आपने इंसर्ट किया और वो आपको बता देगा। किसी ने KNN का नाम सुना है? KNN चिकन नहीं। KNN, के नियरेस्ट नेबर। किसी ने कभी कभी तो नाम सुना होगा, थोड़ा सा ये जो है ना कॉमन है, अगर कहीं पे भी पाइथन वगैरह में करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ये आ जाता है कि KNN भाई एल्गोरिथम है ये। यार KNN समझ लो कि ये ग्रुपिंग पे जो है ना, ग्रुपिंग पे डिफाइन करता है। अब ये बड़ी आसानी से समझना, ये तुम लोगों को बड़े आसानी से समझ आ जाएगी, तुम लोग के लेवल पे समझाता हूँ। भाई आप लोगों की क्लास में दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप बहुत ही अच्छा पढ़ता है, एक ग्रुप बैक बेंचर है, बिल्कुल डल पीछे बैठते हैं, सिर्फ बातें करते रहते हैं। एक ग्रुप बहुत ही अच्छा पढ़ता है, एक ग्रुप पीछे डल बैठा हुआ है, बिल्कुल आ, आपस में लगे रहते हैं। नया एडमिशन आता है, वो ना इस ग्रुप का ना इस ग्रुप का, फ्रंट पे आके बैठ जाता है, अपने काम से मतलब रखता है, 4 GPA भी मार जाता है और अलग रहता है। ठीक है, तो इसमें जो नया बच्चा आया है, इसको डिटेक्ट करना KNN का काम है। ग्रुपिंग डेटा में से इंडिविजुअल न्यू डेटा को निकालना KNN का काम है। इससे आसान तरीके से आपको कोई PhD वाला भी समझा देना, ये तो उसको सलाम है। नहीं आता लोगों को समझाना पढ़ाना ये, बस ये समझ लो KNN खत्म। होगा, इसको नियर KNN क्यों कहते हैं, नियरेस्ट नेबर क्यों कहते हैं, क्योंकि होगा वो आप ही लोगों में मौजूद है, लेकिन उसको आपसे कोई गर्ज नहीं होगा। ठीक है भाई, ये चीज इजी थी बहुत। सपोर्ट वेक्टर मशीन, इसका सुना है SVM किसी ने? किसी ने तो सुना होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता। इसको इसको कोई समझा सकता है? बस नाम सुना है यार, नाम वाम सुनते हो यार तुम लोग। क्या करो तुम लोग। देखो, इसमें जो है ना, आ, ये डायरेक्शन पे काम करता है, इसलिए इसको वेक्टर कहते हैं। सही है, ये डायरेक्शनल पे काम करता है, इसमें डायरेक्शन इसको पता होती है, इसलिए इसको वेक्टर कहा जाता है। कि ऐसी डायरेक्शन जिसमें क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों प्रॉब्लम हो रही हो, ये मल्टीपल डेटा या मल्टीपल वेरिएबल्स में डेटा हो रहा हो, तो उसको क्या करेगा वो, उसके बीच में एक स्पेस बनाएगा। जैसे मैं आप लोगों को इसको आसानी से समझाता हूँ, देखो, एक क्लास में सारे बच्चे हैं। मिस ने कहा कि भाई जो मैथ्स वाले डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको अच्छी आती है वो फर्स्ट रो में बैठेंगे, और जिनको अप्लाइड फिजिक्स आती है वो सेकंड रो में बैठेंगे, और जिनको प्रोग्रामिंग आती है वो थर्ड रो में बैठेंगे। ठीक है, तो एक डायरेक्शन दे दी टीचर ने आपको, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो बिखरे हुए डेटा को जब आप डायरेक्शन दे दो तो वो सपोर्ट वेक्टर मशीन भी यही काम करती है। ठीक है, जिससे आपको हैंडलिंग करने में इजी आ जाता है, इजीली हैंडल कर लेते हो आप डेटा को। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, आप ABC क्लास में कन्वर्ट कर दो, AB क्लास में कन्वर्ट कर दो, ABCD क्लास में कन्वर्ट कर दो, तो आप सपोर्ट वेक्टर बिल्कुल इस तरह करता है। इससे आसानी से मैं आपको और नहीं समझा सकता, मैं बहुत मिनिमलिस्टिक वे में कराता हूँ लोगों को ये सारी चीजें समझाना वमझाना, ताकि आप लोगों के जहन में ये बच जाए। अब आप कभी इंटरव्यू पे जाओगे ना, आपको वहां मेरी बातें याद आएंगी। आप आज से 5 साल 6 साल के बाद जब आप जाओगे ना कहीं पे डेटा साइंस के इंटरव्यू पे, और उसने आपसे पूछ लिया कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे SVM की डेफिनेशन बताओ और मुझे सीखनी है, तो जब आप उसको ऐसी एग्जाम्पल देके बताओगे ना, वो आपका दीवाना हो जाएगा, बोलेगा यार इसने सही से पढ़ा है। क्योंकि इंटरव्यू में बहुत कॉमन आंसर देने होते हैं आपको, वहां पे हर किसी को 4 लोग बैठे होते हैं, सबको थोड़ी आती है मशीन लर्निंग, आपके प्रोफेशनल आंसर से वो कभी भी नहीं पिघलेगा। चलो आगे चलते हैं। कर्नल SVM, ये आप लोगों का, आप लोग ये खुद पढ़ना, ये पिछली सारी बातें जो बताई है मैंने उसी में से यही है। नेव बायस इस पे आ जाता है, ये जो है ना, ये पता नहीं कब बच्चे इस पे ध्यान देंगे, बड़ी सीरियस चीज है ये। नेव बायस ने
पाइथन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज को लाया था। उसने कहा था कि यार अगर अगर फैमिली ऑफ एल्गोरिथम, मतलब बहुत सारे एल्गोरिथम को मैं मिलाकर एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन है ही नहीं। मतलब एक ही वक्त में मैं चाहूं, एक ही वक्त में मैं लीनियर रिग्रेशन लगा सकता हूँ, या मल्टीपल लगा सकता हूँ, या पॉलिनोमियल लगा सकता हूँ। मैं तीनों को कैसे लगाऊं यार? अगर मेरे पास डेटा मैं चाह रहा हूँ और एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट आए, तो व्हाई नॉट चूज ऑल, सबको एक साथ लगाया और फाइंड द बेस्ट वन फ्रॉम देम, उसमें से बेस्ट वन एक्सट्रैक्ट करके ले आओ। तो नेव बायस ने इस पर बहुत वर्किंग करके ये एल्गोरिथम निकाला कि भाई मल्टीपल एल्गोरिथम को निकाल के एक कॉमन प्रिंसिपल, कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज करो मेरा थ्योरम। तो ये नेव बायस का बिल्कुल आसान सा काम था। इसके बाद अपने पास क्या है? डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन, बिल्कुल नॉर्मल डिसीजन ट्री की तरह है, वही है, ट्रू फॉल्स लेफ्ट नोड राइट नोड, ये पढ़ लेना आप लोग, बिल्कुल वही है। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, इसका नाम भी सुना होगा आपने। अगर आपने नेट से कभी पाइथन के कोड डाउनलोड किए हैं या कभी कहीं देखा है, तो ये तो आपने ये हर बंदा यूज करता है, मेरे बच्चे भी यूज कर रहे होते हैं, यूटेक वाले छोटे। ये सुना होगा, RFC सुना होगा, या रैंडम फॉरेस्ट के नाम से सुना होगा। फॉरेस्ट तो सुना ही होगा, अगर रैंडम याद नहीं आ रहा। तो रैंडम फॉरेस्ट इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना, रैंडमली डिसीजन ट्री, यानी जो मैं डिसीजन ट्री करके आया हूं ना, उससे रैंडमली डेटा निकालता है और बेस्ट सोल्यूशन आपको देता है थ्रू वोटिंग। अच्छा, ये कैसे होता है भाई? देखो, वही क्लास में मिसाल ले लेते हैं। आप लोग क्लास में बैठे हुए हो, टीचर ने कहा कि भाई कितने बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि चाइनीज पढ़ाई जाए। 20 ने हाथ खड़े किया। कितने बच्चे हैं जो कहते हैं तुर्किश पढ़ाई है? 10 ने हाथ खड़े कर दिया, 10 स्टूडेंट ने हैंड रेज कर दिया। सवाल तब आएगा कितने चाहते हैं चाइनीज और तुर्किश दोनों पढ़ाई है। अब यहाँ आ गए तीन प्रॉब्लम, 3 बार डिसीजन ट्री हो रहा है और प्रिडिक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। यानी कि अब रैंडम पे चला गया बात। अब जो जिसने चाइनीज के लिए हाथ खड़ा किया था, वो भी आ गया, वो भी सोच में चला गया, डगमगा दी इसकी सोच के, अब तुम इसने ऐसा सवाल पूछा इसमें दोनों आ रहे हैं। जो इसने तुर्किश के लिए हाथ उठाया था, वो भी, उसकी भी सोच थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई यार, इसने तो ऐसा सवाल कर लिया, इसमें दोनों आ रहे हैं। तो उसमें आप ये वाला एल्गोरिथम यूज करते हो, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें जो है बेस्ट ऑफ वोटिंग और आपको सोल्यूशन मिल जाता है सैम्पलिंग होने के बाद। इस मॉड्यूल 3 में आ जाते हैं कि अब आपको मॉडल सिलेक्ट करना है कि कौन सा एल्गोरिथम क्या यूज करना है। तो चले भाई एक्टिविटी कर लेते हैं, मैं प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है? अच्छा, इसमें मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पे लगा लूँ ताकि मुझे याद रहे। अच्छा, गौर से समझना ये प्रॉब्लम, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो क्लियर हो जाए। जनाब मेरे पास जो है, मेरे पास डेटा है हजारों लोगों का, ठीक है? अब उसमें से मैं चाहता हूं कि 100 लोगों की मुझे एज पता लग जाए। शुरू के 100 लोगों की एज पता लग जाए। आफ्टर 100 200 लोगों का मुझे हाइट पता लग जाए। आफ्टर 300 200 लोगों की मुझे आ, ये लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन पता लग जाए। और मैं चाह रहा हूँ ये सारा एक साथ हो, और एक साथ होने के बाद इसमें से बेस्ट रिजल्ट मिले मुझे अल्गोरिथम। सब एक साथ हो, प्रिडिक्शन भी हो, सब एक साथ हो, और मुझे बेस्ट रिजल्ट मिले। तो इसके लिए कौन सा एल्गोरिथम मैं यूज करूंगा इसमें? बड़ा दिमाग चल रहा है भाई, बड़ा दिमाग चल रहा है। मेरे को लगा ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होगा मेरा। तुम लोग तो अच्छा जा रहे हो यार, तो बड़ा जबरदस्त। वाह भाई वाह, क्या बात है, मजा आ गया। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। तो मॉडल सिलेक्शन ये हो गया। चलो एक और मॉडल सिलेक्शन पे एक एक्टिविटी और कर लेते हैं। अब थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मुश्किल बनाने का। अच्छा, यार मुश्किल कैसे बनाओ, तुम लोग नाम देख के ही समझ जाओगे, तेज हो गए हो बहुत। आ, मेरे पास हायरिंग हो रही है रोजाना, रोजाना मेरे पास हायरिंग हो रही है, ठीक है? मैं परेशान आ गया हूँ
200-300 लोगों की ईमेल मेरे पास आ रही है, मैं परेशान आ गया हूँ कि यार मैं उनमें से कैसे लोगों को डिफरेंशिएट करूं। और जो 200 लोग आ रहे हैं मेरे पास हर तरह के, मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब डाल रहा हूँ तो मेरे पास जो है मैकेनिकल इंजीनियर वाला भी आ रहा है, वीडियो एडिटर वाला भी आ रहा है, पाइथन प्रोग्रामर वाला भी आ रहा है। तो मैं कैसे इन चीजों को डिफरेंशिएट करके सिर्फ और सिर्फ अपने अपने मतलब के लोगों को निकालूं, कौन सा एल्गोरिथम यूज करूं। देखो मेरा सवाल दोबारा समझो। यहाँ फंसे हो तुम लोग, चलो मैं सवाल, सब सबका गलत है, अभी तो एक का किसी भी का भी नहीं आया। देखो मेरे पास रोजाना हजारों लोग जॉब के लिए आ रहे हो, मेरे पास जॉब है ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। अब मुझे उसमें मैकेनिकल वाले भी हैं, इंजीनियर वाले भी आ रहे हैं, फलाने फलाने सब लोग आ रहे हैं। क्या पता मैकेनिकल वाले को ग्राफिक डिजाइनिंग आती भी हो, कंसिडर कर ले उसे बाद में, मैं और डिस्क्रिप्टिव वे में बता रहा हूँ, क्या पता मैकेनिकल वाले को ग्राफिक डिजाइनिंग आती भी हो, कर ले उसको बाद में कंसिडर, या सिविल वाले को भी आती है। लेकिन पहले मुझे बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर वाले जॉब वाले चाहिए, फिर बाकी सबको मैं प्रायोरिटीज दूंगा। इसके लिए मैं कौन सा एल्गोरिथम यूज करूं। मैंने आप लोगों को डायरेक्शन का कुछ बताया था, अरे दे दिया, वरिया ने जवाब दे दिया। तो सपोर्ट वेक्टर, एसवीएम, ठीक है। अच्छा इसमें केएनएन वाले भी सही है, केएनएन वाले भी सही है, बिल्कुल यूज किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट फिटेड जो है वो एसवीएम है, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्शन दे दिया। समझ आ रही है बात, डायरेक्शन दे। अब मेरी बात गौर से समझना आप लोग, देखो कितने यार मैं मॉड्यूल 4 करवा दूं आप लोगों को, या आप लोगों को कहीं जाना है। अगर, क्योंकि डेटा साइंस का थोड़ा सा लंबा होता है, अगर बोलोगे तो मैं करवा देता हूँ, वरना फिर इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। सब बताएं मुझे ऐसे, सब बता दो तो उस हिसाब से होगा। पार्ट 2 रख लें, ठीक है। अब देखो भाई पार्ट 2 में जो है ना, क- आधे कह रहे हैं करवा दें, आधे कह रहे हैं पार्ट 2 रख लें, चलो पार्ट 2 बोल दिया। देखो इसकी पार्ट 2 क्लास का मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो मॉड्यूल 4 है। मॉड्यूल 4 मैं आपको दिखा दूं ना जरा, ताकि आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा खुल जाए। एक मिनट, शेयर स्क्रीन, ये देखें आप लोग, मॉड्यूल 2 हो गया हमारा। देखें हम लोग, जो मॉड्यूल 4 है ना, वो ये है। मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 इंतहाई प्रोफेशनल है, और इसके लिए पार्ट 2 रखना ही मुनासिब होगा, क्योंकि जो मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 है ना, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चीज़ों को सीखने के लिए 2 से 3 महीने आराम से लग जाते हैं, क्योंकि ये इतनी हाई लेवल चीज़ें हैं। और ये आप जम भी नहीं मार सकते इस पे, बाकी के मॉड्यूल किए बगैर आप सीख ही नहीं सकते इसको, ठीक है। और इसको सीखने के बाद जो है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बच्चा सीखना चाहता है, वो 1 महीने में एआई सीख सकता है। अगर आपने मशीन लर्निंग के सारे मॉड्यूल कर लिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो जाना चाहता है उसको सिर्फ और सिर्फ 1 महीना लगेगा, अगर उसने 4 और 5 मॉड्यूल को बहुत अच्छे से कर दिया। चैलेंज कर रहा हूँ मैं, चैलेंज, एकदम चैलेंज होता है ना। 4 और 5 मॉड्यूल करने का 1 महीना लगेगा एआई सीखने में, बस 1 महीना। एआई इतनी आसान हो जाएगी आपकी। अपने उंगली अपने नीचे रख के बैठी हुई बेटा किसका माइक कर गया ये। है। तो एआई सीखने में 1 महीना लगेगा। मैं एआई का आपको रोड मैप दिखा देता हूँ। बल्कि एआई का रोड मैप अभी मैंने बनाया ही नहीं है, सही है। तो एआई का रोड मैप बिल्कुल आसान है। अगर आपने, मैं आपसे ये कहूंगा एमएल सीखने के बाद एआई में जाओ। अच्छा जो बच्चे डायरेक्टली एआई सीखना चाहते हैं उनके लिए भी सोल्यूशन मैंने बना के रखा हुआ, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट उसमें। तो 4 और 5 मॉड्यूल हम नेक्स्ट वीक रख लेते हैं, पार्ट 2 इसका, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है तो कर लेते हैं, 10 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर का रखते हैं, 6 से 6:10 तक, तो आप लोग पूछ सकते हैं। लर्निंग मटेरियल मैं दे दूंगा। वे दी स्लाइड्स विल बी अवेलेबल, ग्रुप पे भेज देंगे स्लाइड्स। ये स्लाइड्स फिर मैं नेक्स्ट वीक ही ना दूं पूरी कंप्लीट, क्योंकि अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, फिर आगे के क्यूरियोसिटी रहती है ना सीखने की, वो नहीं रहेगी फिर तुम लोगों में।
मैंने जो बातें आप लोगों को डेफिनेशन बताई है ना, वो बड़ी लेमैन वाली है, उसको हर जगह पे नोट कर लो। 1-2 साल के बाद तो एक एक बच्चे से वैसे सवाल होंगे, होने ही है। सर हाउ मच टाइम विल मॉड्यूल 2 विल टेक कंप्लीजन? हाँ, मॉड्यूल 2 मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल 2 सीखने के लिए आपको कम से कम 4 वीक्स लगेंगे अगर आप 2 घंटे पर डे देते हो, और 2 वीक्स लगेंगे अगर आप 4 to 5 आवर्स पर डे देते हो। तो आप 2 वीक्स में भी मॉड्यूल 2 सीख सकते हो। लेकिन मेरी बात समझना, 4 to 5 आवर्स पर डे, सुबह 2 घंटे, सुबह 3 घंटे दे दिए, शाम में 2 घंटे दे दिए, इस तरह से करोगे तो मॉड्यूल 2 आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। व्हाट इज द बेस्ट वेबसाइट टू लर्न डेटा साइंस? यार, डेटा साइंस के लिए पहले तो पाइथन फॉर एवरीबडी कर लो, मुझे उसका सर्टिफिकेट दिखा दो कि हाँ भाई ये कर लिया है मैंने, फिर मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि हाँ भाई आगे कैसे करना है, ठीक है। व्हेन शुड डीप लर्निंग बी स्टार्ट आफ्टर मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग के जो लास्ट के मॉड्यूल है उसमें डीप लर्निंग का तड़का है थोड़ा सा, लेकिन हाँ, मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग पे जाता है बंदा, कोई भी पहले नहीं जाता, बेवकूफी होती है कोई अगर पहले डीप लर्निंग पे चला गया बिना मशीन लर्निंग की, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के बाद होती है डीप लर्निंग। काफी चीजें क्लियर हो गई हैं और बहुत इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है। मैं बस तुम लोगों को सोचना सिखाता हूँ, इसलिए मैं एप्लीकेशन बेस्ड बात करता हूँ, मैं कोई हवाई बातें नहीं करता। मैंने जितनी भी बात की आज सारी एप्लीकेशन बेस्ड थी। ये जगह ये चीज यूज हो रही है, कहाँ पे यूज हो रही है? शॉपिंग मॉल वाली मिसाल इसलिए थी क्योंकि ये आप लोग फील करते हो, ये सोचते नहीं हो, लेकिन ये सबके साथ हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी बात करूँ जो तुम लोगों को आते हो। हाउ टू गेट फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेरा, वो आपको फाइनेंशियल एड अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनेंशियल एड की मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, वो देख के अप्लाई करो। जब कोर्स कंप्लीट करोगे सर्टिफिकेट मिलेगा, यूएसए की यूनिवर्सिटी का, मिचिगन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मुझसे हवाई बातें नहीं होती, मैं जितना कोशिश करता हूँ एप्लीकेशन बेस्ड बात करूँ, मैं वही बात करता हूँ भाई, ताकि बच्चों के जहन में ये चीज बस जाए, दोबारा खोलने की जरूरत ना हो। सर डेटा साइंस शुड बी डन बिफोर एमएल? डेटा साइंस जो है वो एमएल से पहले की जा सकती है। डेटा साइंस बिल्कुल सेपरेट डोमेन है, उसको तो बिल्कुल अलग कर दिया इन लोगों ने बिल्कुल आग कर दिया डेटा साइंस। डेटा साइंस अलग है, वो आप करना चाहो तो कर सकते हो। एमएल सीखने के बाद डेटा साइंस करोगे और आसान हो जाता है बेटा। ये इसमें से 5 मॉड्यूल, 5 में से 3 मॉड्यूल डेटा साइंस के थे अगर आपने देखे हो तो, ठीक है। पाइथन कोर्स इज फॉर फ्री, कोर्स से आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मुझसे करना है तो लाजमी सी बात है यार, मुझे बहुत ज्यादा टाइम निकालना पड़ता है, मैं फ्री में करवा नहीं सकता। तो मैं नहीं करवा सकता फ्री में, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम निकालना पड़ता है। फिर जब मैं करवाता हूँ तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करवाता हूँ। तो बहरहाल मैं फ्री कोर्सेरा ही मेरे लिए रिकमेंडेड है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, एटलीस्ट इन्फो हो गई है। हाँ बिल्कुल, इन्फो होना बहुत जरूरी है। जब आपको पता ही नहीं होगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये वाला एल्गोरिथम है, आप उसको लर्न कैसे करोगे, आप उस पर एप्लीकेशन कैसे बनाओगे? बेस बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी स्ट्रांग होने के लिए। लोग 2-2 साल एआई पे मास्टर वगैरह करवा लेते हैं, एनईडी में बच्चे मास्टर कर लेते हैं, उनको उनको 1% भी नहीं पता होता इनमें क्या हो रहा है। और मेरे जैसा बंदा जो इलेक्ट्रॉनिक्स करा हुआ है, पास आउट हुए हुए भी 1-1.5 साल हो गया उसको, वो ये चीजें बता रहा है। मतलब कितनी शर्म की बात है कि, कि आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मास्टर करवा रहे हो, पीएचडी, सबकी नस बात सबका बता रहा हूँ। बच्चों को नहीं पता होता है एसवीएम कहाँ लगाना है, लीनियर रिग्रेशन कहाँ लगाना है, पॉलिनोमियल कहाँ लगाना है, लिटरली नहीं पता होता। और गुस्सा आ रहा होता है यार, 2 साल के बाद नहीं पता तो फिर फायदा क्या है? कैन वी लर्न पाइथन फ्रॉम? हाँ बिल्कुल, उससे भी कर सकते हो। अच्छा यूट्यूबर है, क्या नाम है उसका? कोड विद हैरी, उससे भी कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया है, काफी चीजें क्लियर हो गई हैं भाई। शुक्रिया उक्रिया नहीं बोलो, हम ये करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग करके आप लोग हमें भूल जाते हो, बस ये हो जाता है। आप लोग भूल जाते हो। सच हार्वर्ड अच्छा, ये आप लोगों ने सही, अच्छा डिस्कशन हो रहा है यार। चैट्स में करते हो तुम लोग बात, माइक खोला करो यार, माइक खोलो, कॉन्फिडेंट बढ़े। मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों का जो है ना एक इंटरव्यू सेशन रखूं, जहाँ जहाँ पे तुम लोग बोलो आगे, मैं तुम लोगों से इंटरव्यू क्वेश्चन करूँ, जैसे अभी प्रॉब्लम पूछ रहा था ना वैसे ही। मैं बता रहा हूँ एआई वगैरह के ऐसे इंटरव्यू होते हैं, मैं दे चुका हूँ ना, मुझे पता है। मैं दे चुका हूँ ना, मैंने एआई के लिए इंटरव्यू दिए है ना। वो ऐसे ही बोल रहे होते हैं भाई मैं फलाना जंगल में बैठा हुआ हूँ, ये चीजें मेरे को बताओ, कौन सा एल्गोरिथम लगाऊंगे मैं जंगल से बाहर आ जाऊँ। और वहां पे बैठा हुआ है बंदा सोच रहा है ये तो हमें टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। मतलब कंडीशनल बेस इंटरव्यूज होते हैं आजकल। आपको एक कंडीशन दी जाती है और विद इन 1 मिनट आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसे आप चैट में दे रहे थे ना फटाफट।
सर KNN लगेगा, लीनियर रिग्रेशन लगेगा, SVM लगेगा, विद इन 1 मिनट आंसर चाहिए होता है। अब जॉब, लोग कहते हैं ना जॉब नहीं लग रही, भाई जॉब्स बहुत है, आपको नहीं आता इंटरव्यू देना। सबकी लग रही है जॉब, लिंक्डइन पे देख लो, भरे पड़े हैं लोग, सबकी लग रही है, सबके मजे हैं। जिसको आता है इंटरव्यू देना वो कर लेता है, और वो इसी तरह करता है, उसको किसी ने मेरी तरह ही गाइड किया हुआ होता है, तभी वो कर भी लेता है। आप लोगों को नहीं करता कोई गाइड। बड़ी बड़ी फास्ट वगैरह, नस वगैरह में करते हैं, ऐसे सेशन रखे जाते हैं, आप लोगों को नहीं करता। मुझे ये वाला जो है ना, बहुत पहले से ये वाली चीज पता लग गई थी जब मेरे साथ हुआ ये सब, तो उसकी बेस पे मैंने ये सेशन स्टार्ट किए थे। हर जगह कंडीशन बेस्ड इंटरव्यू होते हैं, आपको एक कंडीशन दी जाती है, याद रखना। कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पढ़ा था, सही है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में ये पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में ये पढ़ा था, टेलीकॉम में ये पढ़ा था, कोई भी नहीं पूछेगा आपसे ये। आपसे बोलेंगे भाई आप इंजीनियर हो, आपको मैं जंगल में छोड़ता हूँ, ये प्रॉब्लम है, इसका हल निकाल के दो मुझे। मुझे तो मेरी कंपनी के लिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, और मैं ये वाला इंजीनियर ढूंढ रहा हूँ। वहां हमारे NED के चुपचाप बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं, ताक में चले जाते हैं। अब जब वो ताक में जाते हैं तो वो बोलते हैं भाई नहीं सॉरी, आप लोगों के लिए नहीं है हमारे पास, भगा देते हैं। तो ये वाला जो सीन है ना, ये तुम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। पहले हुआ वो अलग बात है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को ऐसा तो बना ही दूं अगले 1 डेढ़ साल में कि किसी की जरूरत पड़े ही नहीं जिंदगी में, खुद से, मेरी भी नहीं पड़े, इंडिपेंडेंट हो जाओगे। सोच आ जाएगी जहन में कुछ बड़ा करने की, और एटलीस्ट इतने समझदार हो जाओगे कि सही गलत का फर्क भी पता लग जाएगा, और चीजों को हैंडल कैसे करना है वो सीख जाओगे। चले भाई, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ग्रुप में पूछना, आपसा ग्रुप में पूछना, इसको फिर देखते हैं, इसको फिर करेंगे बात।